अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। सबसे अहम खबर से आगाज़ करेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। खालिदा जिया की जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 82 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP के चेयरमैन तारिक रहमान ने दोनों सीटें जीत ली हैं। तारिक रहमान ने ढाका 17 और बोगर 6 की कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश की जमात इस्लामी 26 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बांग्लादेशी इलेक्शन में 3 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि तलबा तहरीक की जमात नेशनल सिटीजन पार्टी को भी एक सीट मिल गई। बांग्लादेश जातीय पार्टी और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने एक सीट हासिल की। बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद आम इंतखाबात हुए हैं, जबकि बांग्लादेश इलेक्शन में 12 करोड़ 76 लाख से ज़्यादा वोटर हक के राहदही इस्तेमाल किया। वोटर टर्नआउट 50% से ज़्यादा रहा। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में इस वक्त BNP को बरतरी हासिल है, जबकि जमात इस्लामी का इत्तेहाद दूसरे नंबर पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सीनियर सहाफ़ी अजमत खान से, जो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। जी अजमत खान। जी, इस वक्त हूँ ढाका बांग्लादेश में जो हालिया इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ से हम ढाका से इसको कवर कर रहे हैं। दिन भर की सूरत हाल आपके सामने रखी है। अब इस वक्त आपको रात के इस मनाजर से भी हम आपको आगाह कर रहे हैं। ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। लोग नौजवान अपने अपने हलकों में मौजूद हैं। जहाँ जहाँ से जिस पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आ रहा है, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो रिजल्ट ले करके अपने मरकजी ऑफिस में आ रहे हैं, अपने कायदीन को बता रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि BNP आगे जा रही है और उसके बाद जमात इस्लामी जो है वो दूसरे नंबर पर आ रही है, लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। सूरत हाल ये है कि जहाँ पे नताइज सामने आ रहे हैं, दोनों कैंडिडेट उन नताइज को तस्लीम भी करते हैं। उसकी वजह यह है कि BNP भी और दूसरी तरफ JI भी, दोनों का ये मानना था इलेक्शन से पहले कि यहाँ पे शफाफ इलेक्शन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। धांधली के कोई आसार नजर नहीं आते हैं। अब सूरत हाल ये भी आपके सामने होनी चाहिए कि नौजवानों की जो पार्टी थी, उनकी तरफ से जो नौजवान सामने आए थे, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो भी कम से कम नताइज को तस्लीम करते हैं। और नौजवानों की जो पार्टी थी वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में उनकी सफ़े अव्वल की सफ़े दोम की क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं, ये नौजवान अपने नताइज को देखकर खुशी का इजहार। जी बहुत शुक्रिया अजमत खान, अपडेट कर रहे थे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाली वोट डालने की कोशिशें की गई। बांग्लादेशी जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने आवाम से अपील की है कि नताइज के ऐलान तक अपने अपने पोलिंग स्टेशन की हिफाजत खुद करें, ताकि वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। कहा कि कामयाबी मिलने की सूरत में जश्न नहीं मनाएंगे, बल्कि सजदा शुक्र अदा करेंगे और कौम की खिदमत के लिए सिर्फ अल्लाह से मदद तलब की जाएगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के मरकज़ी दफ्तर में 11 जमातों की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद ने वोटिंग के अमल को बेहतरीन करार दिया। भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने की उम्मीद जाहिर की। बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल जारी है। BNP और जमात इस्लामी की क़यादत में कायम इत्तेहादों के दरमियान कांटे का मुकाबला। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान ने कहा कि उन तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर मुल्क चलाना चाहते हैं जिन्होंने तहरीक में हिस्सा लिया था। बोले, हम पुरुम्मीद हैं, इतनी नशिस्तें जीत लेंगे कि मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें। बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी करवा लिया गया है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 67% वोटर ने इस्लाहात के हक़ में वोट डाले, जबकि 33% वोटर ने इस्लाहात के ख़िलाफ़ वोट डाला है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में आवाम को हाँ या फिर ना का इंतखाब करना था। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी आइनी ढांचे का तयन किया जाएगा। और अब खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। बानी PTI को आंखों के माहिर डॉक्टर्स तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोनिक सहूलत देने का हुक्म दे दिया। बानी की सेहत से मुतालिक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी PTI इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। उन समेत तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। बानी को आंखों के इलाज के लिए डॉक्टर तक रसाई दी जाए, बेटों से राबते के लिए टेलीफोनिक सहूलत भी फराहम की जाए। बड़ी अदालत ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। सेहत से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात गैर तसल्ली बख्श करार दी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत अच्छे मूड में है। बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राबते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। अदालत ने हिदायत की है कि आंखों के इलाज के लिए टीम की तश्कील और टेलीफोनिक राबते का बंदोबस्त 16 फरवरी से पहले किया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि बानी इस वक्त स्टेट कस्टडी में है। सेहत का मामला संजीदा है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम कैदियों को यकसा तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि आलमी मीडिया में जेल से मुताल्लिक फैलाया गया बयानिया गलत साबित हुआ। उन्होंने कहा कि मुताल्लिका कैदी को जेल में मुकम्मल सहूलियात हासिल हैं। इसकी रोज़मर्रा रूटीन खुराक से मुताल्लिक रिपोर्ट ने तमाम इबहाम दूर कर दिए हैं। अताउल्लाह तारर ने कहा कि कैदी को दीगर कैदियों के मुकाबले में ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं। जेल के हालात से मुताल्लिक लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद साबित हुए। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पेश किया गया तासुर हकीकत के बरक्स था। बानी पीटीआई की आंखें कितना काम करती हैं, ये फैसला कोई वकील नहीं बल्कि माहिर डॉक्टर करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी के वकील से बोला है कि वो रिपोर्ट बनाए। कानून की हुक्मरानी की इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है? जो हुकूमत कहती आ रही है आज उस पर बात की तस्दीक हो चुकी है। बानी को तमाम सहूलियात मैसर हैं, अब उनके पास कोई कार्ड नहीं रहा तो हमदर्दी का कार्ड खेल रहे हैं। एहतजाज की नाकामी के बाद ये बानी की सेहत के पीछे छुपना चाहते हैं। और अभी जानिए सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की तस्वीर लाने पर सेनेटर नासिर भट्ट ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि रूलिंग के मुताबिक ऐवान में तस्वीर लाने की इजाज़त नहीं, लिहाजा उन्हें हटाया जाए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि एक आध बार तस्वीर ले आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रोज़ का मामूल है जो नाकाबिल कबूल है। इससे कबल बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मज़ीद बहस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इनकार कर दिया। कहा कि पहले हाउस का एजेंडा लेंगे, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। दूसरी जानिब पीटीआई अरकान ने तस्वीर हटाने से इनकार किया, जिस पर ऐवान में शोर शराबा हुआ। सेनेट इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी ने नैब तरमीमी बिल समेत वर्चुअल एसेट पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। नून लीग ने जियालों को मनाने के लिए नशिस्तें शुरू कर दी हैं। पीपल्स पार्टी ने बैठक के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमती इत्तेहाद कानून साजी पर इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर हुकूमत को टफ टाइम दे दिया। नैब तरमीमी बिल और वर्चुअल एसेट्स की कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नून लीग की सियासी मशीनरी भी फौरी मुतहर्रिक हो गई। पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए बातचीत का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कवानीन पर बात करने के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत 2 मार्च से पहले बिल को मंजूर कराना चाहती है। पीपल्स पार्टी का नैब तरमीमी बिल समेत इलेक्शंस एक्ट में तरमीम पर एतराज सामने आया है। मियांवाली के अवाम अब किसी फ्रॉड को वोट ना दें। मरियम नवाज आपकी दहलीज पर आकर आपका हक देगी। वज़ीर आला पंजाब का मियांवाली में मेडिकल और लॉ ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा कि पहली मरतबा आई तो मियांवाली में तरक्की के आसार ढूंढती रही। दावों पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। यहाँ ग्रीन बस भी चल रही है, किसानों के लिए नई स्कीमें ला रहे हैं। बोली कहा जाता था कि नून लीग सिर्फ पंजाब लाहौर में काम करती है। मरियम नवाज के दिल में कोई तफरीक नहीं, हर शहरी और हर शहर में काम हो रहे हैं। 4 साल मियांवाली ने न सिर्फ पंजाब बल्कि पाकिस्तान पे हुकूमत की है। मुझे एक भी तरक्की या खिदमत का निशान नजर नहीं आया। मरियम ने सिर्फ मियांवाली से अपनी मोहब्बत का दावा नहीं किया। बताओ मियांवाली में ग्रीन बस आई कि नहीं आई? मियांवाली में सुथरा पंजाब मियांवाली की सड़कें साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा? मियांवाली में दिल का अस्पताल बना है कि नहीं बना? आज मियांवाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। और यहीं पर नहीं मियांवाली वालों, मैं कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियांवाली में लेकर आ रही हूं। और बहुत जल्द
میاں والی میں ایک لا کالج کھل جائے گا جس میں میاں والی کے بیٹے اور بیٹیاں تعلیم حاصل کر کے وکیل بنیں گے انشاءاللہ. میاں والی میں ایک کالج آف ایگریکلچر زرعی کالج بھی ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میاں والی والوں وہ دن چلے گئے جب ووٹ تو میاں والی سے لیا جاتا تھا لیکن میاں والی کو رلنے کے لیے چھوڑ جاتا تھا. 20 سال میں اتنا کام نہیں ہوا پنجاب میں جتنا پچھلے 2 سال میں ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. شائقین کرکٹ کے لیے اچھی خبر ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان زور کا جوڑ پڑنے میں صرف دن باقی رہ گئے. T20 ورلڈ کپ میں 2 مسلسل فتوحات کے بعد گرین شرٹ کا اعتماد آسمان کو چھونے لگا ہے. سلمان اینڈ کمپنی نے جعلی سرماؤں کا انتظام کرنے کی بھرپور تیاری کر لی ہے. شائقین کھیل کو ہے جس کا انتظار. دنیا بھر کے کرکٹ لور جس کے لیے بے قرار. پاک بھارت میچ کے لیے اسٹیج ہو گیا تیار. پاکستان ٹیم کے اسلحہ خانہ میں ایک سے بڑھ کر ایک ہتھیار. گرین شرٹس کو 1-2 نہیں کئی میچ ونرز کی خدمات حاصل. شکست دے کر بھارت کو مایوسیوں اور تاریکی میں دھکیلنے کا مکمل عزم. پوری شدت سے حملہ آور ہونے کا پلان بھی ریڈی. اٹیکنگ اپروچ سے حریف کے سہانے سپنے ڈراؤنے خواب میں تبدیل کرنے کا ٹاسک بھی دیا جا چکا. بنگلہ دیش کو اس کا حق دلا کر میدان سے باہر پاکستان آؤٹ کلاس پرفارمنس دے چکا. شاہین شکست دے کر بھارت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دے تو ازلے دشمن کی ذلت و رسوائی کا پیکج مکمل ہو جائے گا. T20 ورلڈ کپ کا میلہ پاک بھارت ٹاکرا بارش رنگ میں بھنگ ڈالنے کو تیار. کولمبو میں غیر متوقع موسم کے باعث میچ پر سوالیہ نشان لگ گیا. 15 فروری کو شیڈول پاک بھارت مقابلہ غیر یقینی صورتحال کا شکار. محکمہ موسمیات کے مطابق میچ والے روز بارش کا 50% امکان ہے. اتوار کی شام 6 بجے کے قریب 2.1 ملی میٹر بارش متوقع ہے. میچ منسوخ ہونے کی صورت میں دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ ملے گا. پاکستان گروپ اے میں 4 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے. اتوار کو پاکستان سے ہونے والے ٹاکرے کے لیے بھارت کی تیاریوں کو شدید دھچکا پہنچنے کا امکان ہے. سٹار اوپنر ابھیشیک شرما ہائی وولٹیج انکام سے باہر ہو سکتے ہیں. ٹیم ذرائع کے مطابق ابھیشیک شرما ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکے. وہ 1 یا 2 میچز سے باہر ہو سکتے ہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے سابق آل راؤنڈر اظہر محمود کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کرکٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیم بیلنس ہے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم جیسا کھیل رہی ہے امید ہے کہ اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا. اپنے آپ کو کنٹرول میں کریں تو درست فیصلہ لے سکیں گے. اظہر محمود نے کہا کہ پشاور میں PSL کے میچز ہونا اچھا ہے. پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کے بگڑتے تعلقات پر ICC کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے. عمل درآمد پاک بھارت میچ سے قبل ہوگا. 15 فروری کو T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ سے قبل ICC نے ایشیا ممالک کے کرکٹ بورڈ سربراہان کو مدعو کیا ہے. یہ تمام سربراہان پویلین میں بھی ایک ساتھ نظر آئیں گے. ICC کی جانب سے یہ ملاقات کولمبو میں رکھی جائے گی جو اجلاس کی صورت میں ہوگا. اجلاس کا مقصد بھارت بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کشیدہ ہونے والے تعلقات کو بہتر بنانا ہے. اجلاس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا اور افغانستان کے سربراہان کے بورڈ شامل ہوں گے. T20 ورلڈ کپ کے میچز میں سری لنکا، اٹلی اور بھارت نے اپنے مقابلے جیت لیے. آئی لینڈرز نے عمان کو 105 رنز کے بڑے مارجن ہرا دیا. عمان کی ٹیم 226 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں 9 وکٹوں پر 120 رنز بنا سکی. دن کے دوسرے مارکے میں اٹلی نے نیپال کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی. فاتح ٹیم نے 124 رنز کا ٹارگٹ آسٹریلوی نژاد اطالوی کھلاڑی اینتھونی موسکا کے 62 اور جسٹن موسکا کے 60 رنز کی بدولت آسانی سے حاصل کر دیا. آخری میچ میں بھارت نے نمیبیا کو 93 رنز سے زیر کیا. 210 رنز ہدف کے تعاقب میں نمیبیا کی ٹیم 116 رنز تک محدود رہی. ICC T20 ورلڈ کپ میں بھارت نے مہمان نوازی سے خود کا ہی مذاق بنوا لیا. گلاسز میں بچی ہوئی ڈرنک کو خالی کوک کی بوتلوں میں بھر کر بڑے پیار سے دوبارہ شائقین کو بیچ دیا جاتا ہے. ری سائیکلنگ بھی اور منافع بھی ساتھ ساتھ ایک ہی تیر سے 2 شکار کیے جا رہے ہیں. انتظامیہ کے نزدیک صفائی صحت نہیں منافع پہلی ترجیح ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے برٹش امریکن ٹوبیکو کے وفد نے ملاقات کی ہے جس میں معاشی استحکام، ٹیکس نیٹ میں وسعت اور غیر قانونی سرگرمیوں کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی نظم و ضبط سے بوم اینڈ بس سائیکل کا خاتمہ ممکن ہے جبکہ FBR اصلاحات میں AI بیس CRM پروڈکشن مانیٹرنگ اور ٹریک اینڈ ٹریس نظام شامل ہے جس سے محصولات میں بہتری آئی.
इजलास में चीनी, सीमेंट, टोबैको, टेक्सटाइल और बेवरेजेस सेक्टर में नफासा करने और गैर कानूनी सिगरेट साजी, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वफ़द ने एक्साइज ड्यूटी में इस्तेहकाम और पॉलिसी के तसलसल पर जोर दिया। पाकिस्तान का दूसरा मकामी खलाई सैयारा कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे और तस्वीर के अलावा मनसूबा बंदी और वसाइल के इंतज़ाम के लिए डाटा भी फराहम करेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट चीन के योंगजियांग सी शोर सेंटर से लॉन्च किया गया। पाकिस्तान के सैटेलाइट के बेड़े में इजाफा हो गया है। नया सैटेलाइट का बेड़ा मुशाहिदात की तसलसल और दुरुस्तगी को बेहतर बनाएगा। तर्जुमान के मुताबिक ये मनसूबा आफात के इंतज़ाम और तस्वीराती मनसूबाबंदी में मावन साबित होगा। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद को रोक दिया गया है। वज़ीर तवानाई अवैस लाग़ारी का कहना है कि सनती सार्फिन के लिए बिजली सस्ती की गई। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए अवैस लाग़ारी ने कहा कि हुकूमत को 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिल रही है। क्या नेट मीटरिंग से 27 रुपये यूनिट बिजली खरीदना दुरुस्त है? 3 करोड़ 50 लाख सार्फिन को नेट मीटरिंग पर नहीं है। जिनको एतराज़ है वो मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग हैं। मैं इस वक्त 50% मुनाफा अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमा रहा हूं बिकॉज ऑफ द सेविंग्स जो मैं कर रहा हूं एज ए नेट मीटर यूजर। 50% मुझे रिटर्न 1 साल का मिल रहा है, जहां आईपीपीज को जी 17% मिल रहा है, जहां बैंक में डिपॉजिट रखने पे 8% मिल रहा है। तो क्या 50% मुनाफा एक बेहतरीन शरह मुनाफा की नहीं है? क्योंकि जो बिजली आज हम पूरे ग्रिड के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपये 31 पैसे है। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले लिबर्टी पावर प्लांट डहरकी के इंजीनियर्स ने डीजल से चलने वाली बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। देखते हैं इस हवाले से ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली की ये रिपोर्ट। डहरकी में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा, डीजल बस इलेक्ट्रिक बस में तब्दील, मुसाफिर बस माहौल दोस्त बस बन गई। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स के ज़ेर एहतमाम काम करने वाले लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील कर दिया। बस एक मरतबा चार्ज होने के बाद 415 किलोमीटर तक चल सकती है। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस है जिसको डीजल से इलेक्ट्रिक बस में तब्दील किया गया। बस 2 मरतबा कामयाबी से इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाकों तक सफर भी कर चुकी है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिबर्टी पावर प्लांट मुजाहिद परवेज चट्टा ने बाज़ाबिता इस माहौल दोस्त बस का इफ्तिताह किया। उन्होंने लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स को खूब सराहा। लिबर्टी डहरकी ने लोकल इंपोर्ट तो हो रही हैं, लोकली बस को कन्वर्ट करके एक पहली दफ़ा एक और तरीके से भी लेके आए कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट है उसको कन्वर्ट किया जाए, बाकायदा तौर पे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह ये जो बस है इसकी टेक्निकल जो फीचर्स है, जो नया बस इंपोर्टेड हो रही है उससे एफिशिएंसी में बेहतर है या बराबर है, उससे कम नहीं है। लिबर्टी पावर प्लांट इंजीनियर्स के मुताबिक ये एक जदीद और मुकम्मल बस है। पाकिस्तान की पहली हमारी बस है जो हमने डीजल से इलेक्ट्रिक कन्वर्जन की है, तो ये रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से अप्रूव्ड है। जो एक दफ़ा चार्ज करने से तकरीबन 450 किलोमीटर तक सफ़र करती है और फुल एसी इलेक्ट्रिक एसी है, इसमें 45 सीट्स लगाई हैं। लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने एक शानदार कारनामा सरंजाम देते हुए आवाम दोस्त बस तैयार की, जिस पर इंजीनियर्स को तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स ने एक शानदार कारनामा अंजाम देते हुए आवाम दोस्त बस तैयार कर ली है। पहली बस है जो डीजल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट की गई है और ये बस बहुत जल्द जो है सड़कों पर नज़र आएगी। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, डहरकी, ज़िला घोटकी। कराची को 260 मिलियन गैलन यौमिया पानी फराहम करना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि बावडा की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है कि 4 दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होने की यकीन दहानी कराई। इब्तदाई लागत 120 अरब रुपए है जो कि वफाक बर्दाश्त कर रहा है। नज़र-ए-सानी लागत 170 अरब रुपए तक पहुँच गई। दिसंबर तक कराची तक पानी पहुँचा देंगे। तकसीम की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है।
جی اب اس کا ابتدائی جو تخمینہ تھا وہ 120-26 ارب تھا، لیکن اب جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں بریفنگ میں اس کی جو نظر ثانی شدہ تخمینہ ہے وہ تقریباً 170 ارب کے قریب ہے، چونکہ اس میں کاسٹ ایسکلیشن شامل ہے، اور مجھے ابھی جب حتمی طور پہ یہ منصوبہ ہمارے سامنے پیش ہوگا تو ہم اس کا جائزہ لیں گے، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً اس کی اب نظر ثانی شدہ لاگت 170 ارب کے قریب ہوگی۔ کراچی کے سانحہ گل پلازہ کیس میں اہم پیش رفت، جسٹس آغا فیصل نے سانحے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو طلب کر لیا۔ عدالتی کمیشن کی جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 16 فروری کو پیش ہونے کی ہدایت۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کے ورثہ ڈپٹی کمشنر جنوبی کے آفس میں پیش ہوں۔ گل پلازہ آتش زدگی میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے لیے بیان ریکارڈ کیے جائیں گے۔ اہل خانہ کو گھروں پر طلبی کے نوٹس موصول کروانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ جن عمارتوں میں آتش زدگی سے مقابلے کے انتظامات نہیں بند کر دی جائیں گی، چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ فائر سیفٹی کے پیمانے پر پورا نہ اترنے والی عمارتیں سیل ہوں گی، ساتھ سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی میں آتش زدگی کے بڑھتے واقعات پر بند باندھنے کی تیاری کر لی گئی۔ چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے۔ فائر سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی عمارتیں سیل کی جا رہی ہیں۔ سندھ حکومت کے مطابق صوبے بھر میں 3633 عمارتوں کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 3319 کو فائر سیفٹی خامیوں پر نوٹسز جاری کیے گئے۔ ان میں سے 889 عمارتیں ہائی رسک قرار دی گئی۔ میڈیم اور لو رسک عمارتوں کو اصلاحی اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چیف سیکرٹری سندھ نے ہائی رسک اور قوانین کی تعمیل نہ کرنے والی عمارتوں کے خلاف سیلنگ سمیت سخت قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ اعلیٰ سطح کے اس اجلاس میں سیکرٹری بحالی، ڈی جی پی ڈی ایم اے، کمشنرز اور ڈیپٹی کمشنر شریک ہوئے۔ کراچی بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کے تحت اسٹیم ایکسپو منعقد۔ ایکسپو میں طلبہ و طالبات نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹ سمیت متعدد جدید سائنسی ماڈلز پیش کیے۔ ذہنوں کی بیداری، مستقبل کی تیاری۔ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کے تحت اسٹیم ایکسپو 2026 منعقد کی گئی۔ سینکڑوں اسکولز کے طلبہ و طالبات نے اپنے پروجیکٹس پیش کیے۔ چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سہو اور دیگر مہمانان نے اسٹالز کا دورہ کیا۔ اے آئی اور سائنسی پروجیکٹس بنانے پر طلبہ و طالبات کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہم سائنٹسٹ پیدا کریں، ڈاکٹر پیدا کریں اینڈ اے آئی کے ماہر پیدا کریں، کیونکہ آگے جو دنیا میں 2030 میں ماحول یہ ہوگا کہ وہ لوگوں سے ڈگری نہیں کہیں گے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، وہ صرف یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کام کیا آتا ہے، کتنی اسکل ہیں، کتنی ایکسپرٹیز ہیں۔ تو ہمیں بھائی اپنے جو کلاسز ہیں ان کو لیبس میں کنورٹ کرنا ہے اور بچوں کو ریسورسز دینے ہیں۔ چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین سہو کا کہنا تھا کہ دنیا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس میں بہت آگے پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو کامیاب بنانا ہے تو طلبہ اور طالبات کو ابتدا سے ہی جدید تعلیم سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔